तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस हिंदी की लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला को। और आज करेंगे हम वर्णमाला से संबंधित जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी हमने इकट्ठे किए, करीब 50 के आसपास क्वेश्चन है। नॉर्मली हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम हर टॉपिक के बाद 50 या 60 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे कि जो हमने पढ़ा है वो आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाए और आपको पता भी लगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो समय ना गवाते हुए जल्दी इसको शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई यूपीएससी में आया हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश की पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, कुछ एमपी के भी हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन। तो वो सारे मिक्स हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि वर्णमाला में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। शायद कोई ईयर होता हो जिसमें ना आता हो। तो चलिए देखते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और नोट्स जो आपने बनाए उनको खोल के बैठ जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, तो रुकेगा ही नहीं, आपका सॉल्व होगा ही होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो घ है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। भाई, उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग याद करो, जब हमने पढ़ाया था तो हमने कुछ चीज़ें कही थी कि सबसे पहले कौन आता है, हमारा कंठ आता है। कंठ के बाद हमारा कौन आता है, तालु। बायोलॉजी में उल्टा है, यहाँ पे तालु पहले आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, मूर्धा। फिर मूर्धा के बाद कौन आते हैं, दंत। फिर कौन आते हैं, ओष्ठ, यानी कि होंठ, ओंठ। इसके बाद क्या थी हमारी, याद करो, मिक्सिंग थी हमारी किस किस की, कंठ की और किसकी, तालु की। फिर कंठ की और ओंठ की। फिर दंत की और ओठ की। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 9वां कौन था हमारा, बोलिए जल्दी, नासिक। क्या, तो नासिक। यही तो टाइप थे हमारे, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। हमने फिर भी साइड में लिख लिए ताकि आप देखें कि आपकी याददाश्त, यही लिखवाया था ना हमने कि आपकी याददाश्त कैसा काम करती है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण है, घ। घ किस वर्ण में आता है, क ख ग घ, इसी में आता है ना, क ख ग घ, यही आता है। और जब क ख ग घ में आता है तो जहाँ तक हमें याद है सबसे पहले वाला कौन सा होता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, क ख ग से। स्वर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, इसमें क ख ग की बात कर रहा हूँ। तो क ख ग कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। अरे तो यार, इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या, क्योंकि ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, इतना आसान नहीं होना चाहिए था। चलो तो कोई नहीं, मुश्किल देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये मुश्किल है। श वर्ण किसके योग से बना है। आप कहोगे क्यों यार हमारा पागल बना रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन इसे भी मुश्किल बता रहे हो। ये किसी वर्ण से बना है, मतलब किन वर्णों से बना है, तो सीधी सी बात है, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन थे ना। चलिए, तो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन थे मैं यहाँ कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले था, यही था कैश। दूसरा कौन सा था हमारा, त्रय। तीसरा कौन था, ज्ञ। और फिर कौन सा था हमारा, श्रा। यही थे ना। तो ये वाला किससे मिलके बना होता है, क प्लस श से, अक्षर, अक्षर वाला याद आया। त्रय वाला किससे मिलके बना होता है, तय प्लस र से। ये वाला किससे मिलके बना होता है, जय प्लस अय्या वाले से। और श्रेय किससे मिलके बना होता है, श्रेय प्लस र से। यही तो मिलके बने होते हैं। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है। ये देखो, हमें पहले ही दिख गया कि भैया क प्लस है, लिखा हुआ है ना ये। अच्छा, एक चीज़ और भैया, अब बोलने में आदत पड़ गई है तो हम ये हलंत वाले को तो भूल ही जाते हैं। तो हलंत क प्लस श इसी से बना हुआ है ये। अब कोई कहे कि क और च से बना हुआ है तो कहेगा यार क्या पागल बना रहे हो, च छ ये तो आते ही नहीं कहीं इनका। तो आप जब भी एग्जाम में बैठे तो इस चीज़ को भी थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा कि किस किस से क्या क्या बन सकता है। आवाज़ निकाल के देखिएगा, क्योंकि हिंदी का मैंने पहले कहा कि वो ध्वनि बेस है। ध्वनि से अक्षर बनेगा, अक्षर से शब्द बनेंगे, शब्द से आपका मतलब बन रहा है। तो जब आप ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे, ये क्या बना हुआ है, कशय बना हुआ है, अक्षर। शब्द में अक्षर आता ना, अक, तो क अक्षर। तो क और श की ध्वनि आ रही है आपको, तो क और श की ध्वनि आ रही तब भी आप कर देंगे। आपको यहाँ कहीं क और च की ध्वनि थोड़ी आ रही है, आपको कहीं ऐसी ध्वनि आ रही है क्या, अक्षर, चर तो नहीं आ रहा कहीं, बस ऐसी अक। ये वाला जो छ है, ये छ, अक्षर, ये छर है। बहुत बार ये आप ध्यान दीजिएगा, करीब लखनऊ या उधर जहाँ पे भोजपुरी थोड़ी ज़्यादा बोली जाती है उस साइड की बात कर रहा हूँ हिंदी में।
तो वहां पे इसको छर ही बोल देते हैं, अक्षर। अक्षर नहीं है, अक्षर है, अक्षर, श, ये मूर्धा वाला जो श होता है वो। और क और श ये तालु वाला है, तो ये भी नहीं आता, अक्षर, शर भी नहीं आता, ये अक्षर आता है। स में सॉरी श में थोड़ी नीचे आती है और श में ऊपर की तरफ रहती है। मूर्धा और तालु का अंतर आता है, बस इसमें इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनके उच्चारण में भी। चलो खैर, मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन होगा। चलो थोड़ा और मुश्किल देखते हैं। ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है, मतलब किस प्रकार के व्यंजन है ट? अरे हमने यहाँ बना ही रखा है कि भैया ये क हो गया, ये च हो गया, फिर ये ट हो गया, फिर ये त हो गया, फिर ये प वर्ग हो गया। यही तो वर्ग थे हमारे। तो इन्होंने कहा कि भैया ट वर्ग, ट वर्ग कहाँ हमारा? अरे मूर्धा पे है, ये तो मूर्धा पे है ना। लो भाई देखो, इसमें कहीं मूर्धा दिख रहा है क्या आपको? हाँ, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। मूर्धा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो भाई मैंने एक चीज और भी तो बताई थी आपको यहाँ पे कि कंठ से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंठव्य। तालु से बनने वालों को तालव्य, मूर्धा से बनने वालों को मूर्धन्य, दंत से बनने वाले को दंत्य, ओष्ठ से बनने वाले को ओष्ठ्य। सॉरी, कंठ और तालु से बनने वालों को क्या बोलते हैं? ये तो नोट्स में आपने लिखा है ना, तो क्या बोलेंगे इसे? कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिक्य। ये तो आपने लिखे हुए हैं, तो मैं दोबारा इसलिए लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो अब इसमें दिख गया आपको मूर्धन्य। भाई मूर्धा से कौन बनेगा? मूर्धन्य बन जाएगा आपका। चलिए, ये क्वेश्चन ये पर्सनली मुझे क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। अर्ध स्वर हैं, इनमें से कौन कौन से अर्ध स्वर हैं? ठीक है, ये पर्सनली मुझे पसंद है क्योंकि इसमें वाकई में थोड़ा सा कुछ लगता है। मुश्किल है क्या? मुझे इसीलिए हंसी आ रही है, मुश्किल है। भैया अर्ध स्वर मैंने आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले स्वर में अगर स्वर में अगर बात करी जाए तो हमारा कौन था? री था, जिसको हम अर्ध स्वर बोलते थे, जो ना व्यंजन है ना स्वर में है। किसके अकॉर्डिंग? मानक के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम इसको रखते हैं स्वर में, तो इसको बोलते हैं एक तो अर्ध स्वर। दूसरे अर्ध स्वर हम व्यंजन में किसको बोलते हैं? य और वै को। लेकिन ये वाली सीरीज में कौन थे? अंत्यस्थ थे ना। अंत्यस्थ था ना इनका नाम, याद करो जरा एक बार, कौन कौन से थे अंत्यस्थ? अंत है, स्थ, ये, रे, ले, वे, यही चारों तो थे अंत्यस्थ। अब भैया अंत्यस्थ में ये अंत्यस्थ मतलब जो इन दोनों के स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान रखते हैं उन्हें कहते हैं अंत्यस्थ, दोनों के बीच में स्थान रखने वाले। तो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थान रख रहे हैं चारों। अब चारों में से लेकिन सेलेक्ट हुए थे कौन से? सिर्फ ये दो। बाकी दो क्यों नहीं सेलेक्ट करे थे हमने? तो बता देता हूं, संस्कृत में तो ये चारों, मैंने बताया भी था पहले, संस्कृत में तो ये चारों हैं, संस्कृत में तो ये चारों अर्ध स्वर हैं। लेकिन हिंदी में आके उन दो को छोड़ दिया जाता है। किसको? रे और ले को छोड़ के ये और वह दोनों क्या थे? अर्ध स्वर थे। अब इसमें देखो आप कि भैया ये और वह एक जोड़ा तो मुझे मिल गया अर्ध स्वर का, ये तो हो गई मेरी बात पक्की। औरों को भी तो चेक करना होता है। यहाँ पे आ गया ई, उ, तो ये तो ई उ तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे भी हमारे कौन से थे? मूल स्वर थे। याद करो जरा अच्छे से, मूल स्वर थे ना थे। री, ये वाले री और ये वाला री दोनों में है और ये भी अर्ध स्वर में गिना जाता है। लेकिन इनके साथ जो इनका साथी है ये कौन सा है? लंपट ले। तो लंपट ले तो अभी बेचारे इसका खुद का स्थान हिंदी में सही से नहीं आ पा रहा है। और श, ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, इसलिए इसका अर्ध स्वर में कोई मतलब नहीं है। इसमें तो ऊष्मा निकलती है और व्यंजन है। तो एक ही ऑप्शन बचता है इसमें, कौन सा सही है? ये और वह का। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं? श, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? भैया ये तीन थे। कौन से थे? ऊष्म वाले तीन थे ना। ऊष्म में कौन? चार थे ऊष्म में। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे? श, श, से और है। चार थे ना ऊष्म वे। तो अब ये श, ये श, से और है, ये हमने शुरू कहां से किया था? क्योंकि पहले ये कहां से शुरू होते हैं? कंठ की बजाय तालु। इनमें तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि इनमें ध्यान रखो भैया, तालु, मूर्धा, दंत,
ये दांत से बोला जाता है, यानी कि जीभ जब दांत पे टकराती है तब स बोला जाता है, स। आप खुद उच्चारित करके देखिएगा तो ये स निकल के ही आएगा आपके। जब आप तालू पे लगाएंगे, यानी कि दांत से थोड़ा ऊपर और जीभ नीचे की तरफ मोड़ेंगे, तब आपकी ध्वनि अपने आप श की निकलेगी, श। लेकिन जब आप जीभ को थोड़ा ऊपर मोड़ेंगे और तालू से थोड़ा और ऊपर जाएंगे मूर्धा के पास, तब आपकी अपने आप ध्वनि किसकी निकलेगी, श की। श, स और श, तीनों में अपने आप महसूस हो जाएगा आपको अंतर। जीभ ऊपर नीचे करके देखिएगा। तो अब सीधी सी बात है भाई, तालू, तो श की ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन सा उसका स्थान है, तालू का। ऐसे ही ये क्वेश्चन ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप फंस गए तो कंफ्यूज, मतलब अगर आप वहां कंफ्यूज हो गए तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत होगा। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो आप इसको उच्चारित करिए। क्या लिखा हुआ है, अंगा। अंगा का उच्चारण स्थान होता है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने जो चार्ट आपको बनवाया था, आपने अगर बना रखा है तो खोल लीजिए उसको, चार्ट को। उस चार्ट में मैंने आपसे कहा था, अगर आपने नहीं देखा हुआ है, आपके पास नहीं है, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर उस चार्ट को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहां पे आपको ये जैसे ये बताए थे वर्ग की, भाई कै वर्ण वाले जितने भी वो कंठ में आएंगे। और कै वर्ण में हमारे कौन कौन से आते हैं, क, ख, व्यंजन के तौर पे लिख रहा हूं मैं, अक्षर के तौर, चलिए अक्षर के तौर पे नहीं लिख रहा हूं अभी, क, ख, ग, घ, और ये हो गया अंगा। ये सारा का सारा वर्ग जो है हमारा कहाँ जाता है, ये हमारा जाता है कंठ पर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो ये हमारा अंगा है, ये भी कहाँ जाएगा, कंठ पर। लेकिन उस टेबल को आप जरा सही से ध्यान रखो कि नीचे, सबसे नीचे मैंने जहां नासिक वाले लिखवाए हैं, वहां पर मैंने लिखा है पंचमा अक्षर। और इस पंचमा अक्षर में कौन कौन से आते हैं, नासिक के सामने लिखे ना पंचमा अक्षर, देखो एक बार ढंग से। और पंचमा अक्षर में कौन आते हैं, अंगा, अय्या, अणा, न और मैं, यही आते हैं ना। तो ये जो पांचों हैं, ये नासिक से भी बोले जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं अभी, अगर ऑप्शन में नासिक, और नासिक किससे क्या बनता है, नासिक क्या बनता है ना, अगर ऑप्शन में नासिक्य दिया हुआ है या नासिक दिया हुआ है और इसके बारे में, इन पांचों के बारे में पूछा है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन लगाएंगे नासिक या नासिक्य। अगर नासिक या नासिक्य नहीं दिया हुआ है, तब आप जाएंगे इनकी तरफ कि कंठ का लेंगे, तालु का लेंगे, मूर्धा का लेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या भैया, सबसे पहले कंठोष्ठ दिया हुआ है, फिर मूर्धन्य दिया हुआ है, कंठ तालव्य दिया हुआ है। तो मुझे दिख गया कंठ दिया हुआ है, लेकिन कंठ से पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नासिक्य दिया हुआ है ना ये। तो अगर नासिक्य दिया हुआ है तो सबसे पहले आपका जो चॉइस होगी यहाँ पे, वो क्या होगी, वो नासिक्य की ही होगी। अगर नासिक्य नहीं होता तो आप फिर कंठ की तरफ चलते। ये कंठ, ये शायद मैंने गलत लिख दिया या एग्जाम में गलत लिखा हो, ये कंठ था यहाँ पे, या कंठव्य, कंठ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन थे, चार थे भैया, हमने कितनी बार पढ़ लिया, अब तो पढ़ पढ़ के बोर हो गए हम। तो देख लो जरा कौन सा नहीं है। श संयुक्त व्यंजन है भाई, क और श से मिलके बना हुआ है। त्र, त और र से मिलके बना हुआ संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी, जय और अय्या से मिलके बना हुआ है। बचा कौन एक, ये क्या है हमारा, ये अपना संयुक्त व्यंजन ही, ये अंतस्थ व्यंजन है या अर्ध स्वर है। तो जाहिर सी बात है कि कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये पे लगाओ और भाग के चलो आगे। कहना यार सेकंड भी नहीं सोचना, हमें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये शायद यूपी टेट में पूछा हुआ है, आई थिंक 2019 में पूछा था यूपी टेट में, प्राइमरी वाले में। तो बताओ यार, इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कल को ही मास्टर जी बन जाऊं अगर इतने आसान पूछते हैं तो। पर क्या करूं, एग्जाम नहीं निकलते मेरे पर आप लोगों का निकलेगा अगर मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लिया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं। ऊपर के दांतों पर जीभ लगा के आप क्या क्या बोल सकते हो भैया, क्या ऊपर के दांतों पे जीभ लगा के आप ए बोल सकते हो क्या। जैसे मैं बोलने की कोशिश करूं, नहीं बोला गया, ओ ई नहीं बोला जा रहा यार, लेकिन मैं क्या ते, थे, दे, धे, न, ये सब बोल सकता हूँ। ते, थे, दे, धे, न, सब ऊपर के दांतों पर जीभ लग रही है। इससे अलग आप कुछ और बोल के दिखाओ तो मैं जानूं। जैसे मैं कहूँगा कुछ च बोल के दिखा दीजिए दांत पे लगा के, आप बोलेंगे मेरे से तो नहीं बोला गया भाई, च ही नहीं निकल रहा आप ट्राई करते रहो, अगर हो सके तो देख लेना
तो सीधी सी बात है तै थे दै धै न यही वाले बोले जाएंगे। अब तै थे दै धै न कौन सा है? दंत वाले, और दंत वाले तो भैया क्या कहे जाते हैं? दंत्य। तो उनका स्थान भी तो क्या हो जाएगा? दंत है। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन आया था क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए पहले 8 क्वेश्चन का सेट था, अभी नेक्स्ट 8 लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। मुझे हंसी आएगी जब आपने इतना कुछ कर लिया उसके बाद आप कहेंगे यार ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। हमने पढ़े थे ना ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे हमारे? श, श, स और है, यही थे ना चारों। देखो भैया कोई जोड़ा है क्या यहाँ पे? ये तो सबसे पहला ही जोड़ा जो है ऊष्म व्यंजन का निकल गया। क्या है ये? श, श और स। ए ब से कोई मतलब नहीं है। च छ ज, हाँ इसको ध्यान करो भैया, च छ ज कौन से वाले हैं? इनको इसको स्पेशली याद रखना एक बार। नॉर्मली हमारे क से लेके मैं तक के जितने भी व्यंजन है वो सारे क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं ना। लेकिन ये वाले च छ ज झ ये वाले स्पेशल थे। क्या थे इनका नाम था? याद करो जरा, नोट्स खोल के फटाफट चेक करो क्या था इनका। इनको बोलते थे ना स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन तो है ही, लेकिन इसमें स्पेशली हवा थोड़ी और संघर्ष करती हुई निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ध्यान रखना, जिसने नहीं देखा, जिसने नहीं बना रखे नोट्स, एक बार जाके पिछला वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा। मैंने बताया हुआ है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और य र ल व ये वाले कौन से थे हमारे? ये हमारे थे अंतःस्थ थे। वो कौन कौन से थे हमारे? य र ल व, जिसमें से य और वो कौन थे हमारे? अर्ध स्वर थे। याद रखना, संस्कृत में चारों अर्ध स्वर हैं, हिंदी में सिर्फ 2 अर्ध स्वर हैं और एक री स्वर में से, ये व्यंजन में से। चलो खैर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऊष्म व्यंजन कौन सा हो गया? ये। प्लुत स्वर कौन सा है? देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी शायद टेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट का 2014 या 15 का होगा, आइडिया नहीं। पर क्वेश्चन सारे मैंने ऐसे ही निकाले हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरी तरफ से बना हुआ है। सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं अलग अलग, उन्हीं का मैंने कलेक्शन किया हुआ है। चलिए जी, प्लुत स्वर कौन से होते हैं? आप याद करो, उच्चारण के आधार पर जब स्वर की बात थी तो हमने 3 तरीके के स्वर बताए थे, एक हस, दीर्घ और प्लुत। हस कौन से? जिनकी मात्रा छोटी होती है। मात्रा छोटी नहीं मतलब जो कम समय के लिए बोले जाते हैं। ये मात्रा छोटी बोलना तो एक गलत ही बात हो जाती है, मतलब उनको थोड़ी कम समय के लिए बोला जाता है, एक मात्रिक बोलते हैं उनको। तो कम समय के लिए कौन कौन से थे? जैसे अ, ई, उ, ए, इस तरीके के जो थे ये सारे हमारे मतलब एक मात्रिक थे, कम समय के लिए बोले जाते थे। और जो दीर्घ थे वो कौन से थे? आ, ई, जो हम जिसे आ, ई, बड़े वाली ई बोलते हैं, वो वाला ई, वो वाले थे। और प्लुत कौन थे? जिनमें एक शब्द को मतलब एक वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय या 3 मात्रा से भी ज्यादा का समय लगता है वो। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी यही बताया था, ओम वाला। अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं? ओम, सिंबल ओम, फटाफट। लेकिन अगर मैंने ये वाला पढ़ा जिसमें कि मैंने ऐसे लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगना है। तो अब जब मैं इसको पढ़ूंगा तो इसमें क्या पढ़ा जाएगा? ये ओम, ऐसे पढ़ा जाएगा, यानी कि लंबा खींचा जाएगा, ओम। तो इस तरीके के जो स्वर थे वो प्लुत स्वर थे। आइए देखते हैं, ढूंढते हैं इसमें कहीं है क्या। भाई 2 जगह लग रहा है। एक तो ये, इनकी तो बात ही खत्म कर दो, इनका तो मतलब ही नहीं है, बचे ये दोनों। इसमें भी कुछ इस तरीके का सिंबल लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें पूरा यहाँ पे ऐसे नहीं लगा हुआ था। तो पहली बात तो यहीं पे काट दो। लेकिन अगर फिर भी लग जाए, अगर ऐसा लगा दे, एग्जामिनर लगा सकता है ना कि भाई नहीं मैं तो लगा रहा हूँ, तो भी आप ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है सार्थक शब्द की और सिर्फ वर्ण समूह की। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका मतलब निकलता है। अब ये जो 2 शब्द हैं, दोनों में प्लुत लगा दिया आपने, लेकिन ये एक सार्थक शब्द नहीं बनेगा। औ, ये अ, उ, ये कोई शब्द नहीं है। ओम, ये एक जेन्युइन शब्द है। तो आपका जो आंसर होगा सही सार्थक शब्द को देखते हुए ये होगा। फिलहाल तो इसमें लगा हुआ ही नहीं है, तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है इसकी कि ये होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कभी लग जाए तो उसमें सार्थक शब्द ढूंढिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध है। कई बार ऐसा कर देते हैं अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध वाले को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार मैं एग्जाम्स में गलती कर चुका हूँ। मैं जहाँ अशुद्ध होता है उसे भी शुद्ध ही नजर आता है, वो एग्जाम में दिखाई नहीं देता और मैं शुद्ध के अकॉर्डिंग से लगा के चल देता हूँ।
तो चलिए, इसमें इसने शुद्धि कहा है तो आसान चीज पूछी है इसने। चलो तो पहले देखते हैं श। ये वाला श हमारा कहाँ से बोला जाता है? पहले वाला याद करो, 3 श थे, कौन कौन से? हम हर बार यही बात करते हैं, ये तालु वाला, ये मूर्धा वाला, ये दंत वाला है क्या यहाँ पे? श मूर्धन्य है, ये वाला श तो भैया मूर्धन्य नहीं है, तो तालु है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगले वाला च कंठ है, च तो कहाँ पे है? तालु पे है ये भी, तो ये वाला भी गलत हो गया। श तालव्य, ये वाला श तालव्य पे नहीं है, मूर्धा पे है, तो ये वाला भी गलत हो गया। बच गया कौन सा एक? स का दंत है, ये तो हमें पता ही है भैया दंते पे जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? दंत सही हो गया। अगला क्वेश्चन, वह का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? वह का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? अब वह खास तौर पे ध्यान रखना, आप अपने आप से उच्चारित करके भी देखिएगा। जब भी आप वह उच्चारित करेंगे तो आपका नीचे का होंठ और ऊपर के दांत लगते हैं, यानी कि दांत और होंठ का कॉम्बिनेशन होता है, तभी वह का उच्चारण होता है, वरना आप दुनिया में किसी भी तरीके से उच्चारित करके देखिए नहीं हो पाएगा वह उच्चारित। तो अब दांत और ओंठ, यानी कि ये दंत और ओंठ, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ, बताया था ना मैंने। तो कहाँ है दंतोष्ठ? इसमें दंतोष्ठ है, ये रहा, सबसे पहले वाला ऑप्शन ही है। क्या कंठे हो सकता है? नहीं हो सकता। दंत, खाली दांत नहीं होगा, याद रखना। खाली दांत के लिए कौन सा वर्ग जाएगा? तय वर्ग जाएगा, तय वर्ग जाएगा, और साथ में क्या जाएगा? एक स जाता है और एक य र ले जाता है, य र ले होता है ना, तो ले जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से इकारांत शब्द कौन से हैं? अरे वाह, ये ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। कारांत शब्द है ये, मैंने लास्ट में पढ़ाया हुआ है आपको कारांत शब्द। और सबसे पहले कौन सा लगा हुआ? ई। ई, ई नहीं है, ई है। शब्द थे ना, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत, यानी कि जितने भी स्वर थे सबके पीछे कारांत जोड़ दीजिए तो वो शब्द बन जाएगा। और उनका क्या मीनिंग था? कारांत का क्या मतलब होता है? से अंत होने वाला शब्द। तो ये कौन सा है? ई से अंत होने वाला शब्द। तो ई से, ये ई छोटी ई, मतलब छोटी ई से समाप्त होने वाला शब्द कौन सा है? गायक। अगर आप इस गायक को देखेंगे तो सबसे लास्ट इसका क्या होगा? आप लोगों ने गायक को करा था ना हमने ऐसे, गायक। इसको जरा ब्रेक करिए वर्णों के लेवल पे जाके, तो ये क्या हो जाएगा? ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस आ। किस पे एंड हो रहा है? ये तो अ पे एंड हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, राजा। राजा लीजिए जी, राजा को भी चेक कर लेते हैं। र प्लस आ की मात्रा के लिए आ गया, फिर ज आ गया हलंत के साथ, फिर आ की मात्रा आ गई। ये किस पे एंड हो रहा है? आ पे, तो ये भी नहीं होगा। रानी, ये होगा जरूर। रानी कैसे? रा प्लस आ की मात्रा आ गई, ठीक है, फिर न आ गया, और फिर क्या है ये कौन सी मात्रा है? ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बड़ी ई, यानी कि ये ई पे खत्म होगा। इस पे खत्म हो रहा, तो क्या इस पे खत्म होने वाले को पूछा है इसने तो छोटी वाली को पूछा है। तो छोटी वाली में कौन बचे? कवि भाई साहब बचे। देखो कवि कैसे होगा, लिखा हुआ है कवि कैसे लिखा जाता है? क प्लस अ, व प्लस कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो किस पे एंड हुआ? ये ई पे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कवि सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? अरे भैया याद करते करते थक गए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत है। दंत ही तो पूछा, हाँ दंतव्य। दंतव्य तो तय वर्ग का जो भी होगा, तय वर्ग के कौन कौन सा कोई दे रखा है क्या इसमें? तय वर्ग का, ट वर्ग अलग है, च वर्ग अलग है, उ वर्ग अलग है, बच्चा ये तय वर्ग। अरे ऐसे लगाओ निशान और भाग जाओ यार घर की तरफ को। चलो अगला क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में से अनुस्वार किस वर्ण से पहले आता है? ये अ के ऊपर अंक की बिंदी जो दी हुई थी, अनुस्वार की जो बिंदी दी हुई थी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि थोड़ा बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, अगर तुमने मेरे लेक्चर देखे हैं प्रीवियस वाले तो जरा ध्यान दो। मैंने आपको अक्षर पढ़ाते वक्त ये बताया था, संयुक्त अक्षर पढ़ाते वक्त, बल्कि इसी के साथ बताया था, इसी एग्जाम्पल को लेके कि ये किससे मिलके बना हुआ है? कै और शय से। तो इसका मतलब ये, आप जब हम वर्णमाला में लिखते हैं तो सबसे नीचे लिखते हैं संयुक्त, पूरी वर्णमाला लिखने के बाद। लेकिन शब्दकोश में किससे शुरू हो रहा है? सही मायनों में तो एक
कैसे शुरू हो रहा है, कै हलंत वाले के साथ शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये शब्दकोश में भी आपका कै के साथ ही रखा जाएगा। कै कब पूर्ण होता है, जब कै के साथ ए का मेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा होने के बाद बनता है क, और ये अभी अधूरा है तो ये इससे पहले ही रहेगा, तो ये इसी के साथ रहेगा, ये कै के साथ रहेगा। ऐसे ही अनुस्वार, अनुस्वार किसके साथ है, अनुस्वार आ के साथ ही तो है, तो इसका मतलब ये आ के, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ है भाई, हिंदी शब्दकोश में आ किस वर्ण से पहले आता है, तो किससे पहले आएगा, इससे पहले ही आएगा ना, आ से पहले। बाकी सारे, अच्छा लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, लिखने के लिए तो हम लिखते हैं आ ई उ ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं अनुस्वार विसर्ग से जस्ट पहले, यहीं पे लिखते हैं ना, ये पूरे 11 और प्लस 2 करके लिखते हैं। लिखने में जब वर्णमाला में लिखते हैं तब तो लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन सही मायनों में जब शब्दकोश में ढूंढेंगे तो ये किससे पहले है, अनुस्वार किसकी वजह से है, ये इस स्वर से पहले, तो ये स्वर से पहले ही आएगा। लिखने के अगर वर्णमाला में देखेंगे तो इससे पहले, लेकिन शब्दकोश में देखेंगे तो इससे पहले लिखा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्या क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को, वर्ण क्या होते हैं हमारे, वर्ण हमारे हो गए जैसे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, यही तो वर्ण होते हैं। तो मेरे पास 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब मैं इन स्वर और व्यंजन को कहीं पे जोड़ूं, भाई इनका समूह बनाऊं, तो मैंने समूह बना दिया, लो जी, एक आ क म र प ज झ, सारे के सारे वर्ण और वर्ण है, भाई वर्णों का समूह तो है। जैसे क है तो क किसका समूह है, हलंत वाले क और ए का जोड़ है, अक्षर है, तो ये सारे के सारे इन स्वर और व्यंजनों का ही तो समूह है। बन गया नहीं बन गया, तो इनको क्या कहा जाएगा, जब कोई चीज समूह होती है तो ये वर्ण का समूह बन गया, वर्ण का समूह ही तो है ये पूरा का पूरा, देखा जाए तो वर्ण समूह हो गया। तो इसमें उत्तर दिखाई देगा आपको, वर्ण समूह दिख गया, बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में लगाएंगे और घर की तरफ को भाग लेंगे, भैया रुक जा, क्वेश्चन अच्छा है, समझ के जा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। खाली इसकी बात करें, मैंने लिखा कि ए आ इस तरीके का कुछ लिखा, या यहाँ पे लिख दिया कै हलंत के साथ, खे हलंत के साथ, तो ये सब क्या हो गए, वर्ण हो गए। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही पहले ही गलत हो गया। वक्तव्य, वक्तव्य तो जब कोई लेखक कहीं बोल रहा होता है, अपनी बात रख रहा होता है, तो उस पूरी बात को बोलते हैं वक्तव्य, कि मैंने ये पूरी बात कही, मैंने ये वक्तव्य दिया, तो इस वक्तव्य का भी कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों कहानी खत्म, बचा कौन, शब्द और वर्ण समूह। अगर मैं इन वर्णों को मिला दूं, स्वर और व्यंजन को मिला दूं, तो वर्ण समूह बन जाएगा। जो हमने कहा कि वर्ण समूह बन गया, ये बन गया। लेकिन इसका इसने कहा कि कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, क्या इसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, क्या ये किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, या किसी विशेषता बता रहा है, किसी की कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा भैया, तो मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, मेरे मन माया अकमर पजा, पता नहीं क्या बोलने में भी नहीं बोला जा रहा है यार, तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा। तो इसलिए वर्ण समूह जो होता है, जरूरी नहीं कि उसका कोई निश्चित अर्थ निकले। निश्चित अर्थ तब निकलता है, उस वर्ण समूह का निकलता है जिसका भी कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे बोलते हैं शब्द। तो हमारी जो हिंदी है वो क्या है, वो वर्ण है। वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, अक्षर बनाते हैं, और अक्षर मिलके क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। किसका, वर्णों का। लेकिन अगर उस समूह का कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो हम उसे बोलते हैं शब्द, और निश्चित अर्थ, अगर उसका अर्थ निकलता है तो शब्द बोलते हैं, और निश्चित अर्थ नहीं है तो वो कुछ नहीं, सिर्फ खाली क्या रह जाता है, समूह रह जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, स्वर किसका भेद है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप ज़्यादा जल्दी में रहेंगे एग्जाम में तो गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पर भेद का मतलब कोई घर का भेद ही, या ऐसा कोई भेद, किसी का पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिकली जानकारी हो, जिस मतलब रहस्य हो, उसका अपना कोई पर्सनल बात हो, वो वाला भेद नहीं है। यहाँ पे भेद होता है प्रकार। हिंदी में भेद का मतलब होता है प्रकार, कि किसका भेद है। तो याद करो, स्वर किसका भेद है। स्वर हमने कहाँ पे पढ़ा था, सबसे पहली बार हमने पढ़ा था वर्ण के अंदर। वर्ण के अंदर हमने 2 तरीके की चीज़ें पढ़ी थी, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पर ये उसी की बात कर रहा है कि जो स्वर है, स्वर किसका भेद है। तो क्या स्वर संधि का भेद है, नहीं। क्या स्वर समास का भेद है, नहीं।
क्या स्वर लिंग का भेद है? नहीं। और वैसे भी ये तीनों चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं, जब पूरा हिंदी का कोर्स हो जाएगा तब ये हम चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि, संधि के बाद पढ़ेंगे हम समास, फिर हम पढ़ेंगे सर्ग प्रत्यय, फिर हम पढ़ेंगे तद्भव तत्सम शब्द, उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे अपने संज्ञा और अव्यय तक पढ़ते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद अलंकार और वगैरह पढ़ेंगे जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए तीन तो हमने अभी पढ़े ही नहीं, बचा हमने अभी जो बात करी वो वर्ण की करी, तो इसका सही आंसर होगा वर्ण। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? अरे भाई इसको करते करते थक गए यार, तुम भी कहोगे यार कितनी बार इसे इंक्लूड करोगे। अब मेरी गलती नहीं है भाई, ये अलग उसमें है, ये यूपी पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले टेट में पूछा हुआ था, उससे पहले जब वो क्वेश्चन आया था तो वो यूपी पीएससी में पूछा हुआ था, और सबसे पहले वो यूपीएससी आईएएस वाले एग्जाम में पूछा हुआ था। इसलिए मेरी गलती नहीं है भाई, मैंने क्वेश्चन सारे इकट्ठे किए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो अब ऊष्म व्यंजन कौन से हैं बता दो भाई, आंख मूंद के आप कहो यार ये है, बाकियों की बात नहीं करते। और ये च छ जय वालों को याद रखना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, बस इन्हीं को ध्यान रखना है, दो को। चलो अगला, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? दांत और जीभ, दांत और जीभ कौन कौन से होते हैं? त थ द ध न, ये बहुत बार बोल चुके हैं हम, तो त थ द ध न वाले कहाँ गए? अच्छा एक और चीज, तो मूर्धन्य का मतलब नहीं है, कंटोष्ठ का मतलब नहीं है, बचे दंतोष्ठ और दंत्य। भैया दंतोष्ठ कौन से होते हैं? दांत और ओठ वाले, होंठ वाले और दांत वाले, ये होते हैं दंतोष्ठ है। तो क्या होंठ का प्रयोग की बात करी इन्होंने? नहीं। और वो कौन सा होता है? वो स्पेसिफिकली एक ही होता है, सिर्फ पूरे उसमें याद रखना, वह ही होता है जिसमें दांत और होंठ दोनों यूज होते हैं। तो बचा कौन सा? दंत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दंत है। अगला कौन सा? अयोगवाह कहा जाता है। अब मेरी गलती नहीं, ये क्वेश्चन 2-3 जगह पूछा जा चुका है, ये टेट में भी 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी टेट में 2019 2022 में, और उसमें एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है वो 5th क्लास से लेके 8th क्लास वाला जो होता है, उस वाले में 2 साल पूछा गया, 19 और 22 में। एक बार ऑप्शन दिए गए अल्प प्राण, विसर्ग को, महाप्राण और संयुक्त व्यंजन को। अगली बार सेम ऑप्शन दिए गए अल्प प्राण, लेकिन विसर्ग के साथ अनुस्वार को भी जोड़ दिया, और महाप्राण और संयुक्त व्यंजन ऐसे ही थे। अब बताओ अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह 2 मैंने आपको बताए थे। अयोगवाह की सबसे पहले तो प्रॉपर्टी याद करो। अयोगवाह की प्रॉपर्टी क्या थी? जो साथ ना होते हुए भी साथ रहता है उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे वे? एक अनुस्वार था और एक विसर्ग था, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मीनिंग यही होता है कि साथ सेम ना होते हुए भी साथ रहना। मैंने पति पत्नी वाला एग्जांपल दिया था कि कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि भैया उनकी कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी जीवन भर साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। तो ये खुश रहने के लिए मैच नहीं करते लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। तो कौन कौन से हो गए? अनुस्वार और विसर्ग। इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग। तो पहले वाले में जब पहली बार पूछा गया था तो विसर्ग था, तो खाली विसर्ग को लगाएंगे। अगली बार में इसमें अनुस्वार भी जोड़ दिया गया, तो इसमें अनुस्वार वाला ऑप्शन भी हुई, विसर्ग और अनुस्वार, बात ही खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अशुद्ध है? अब की यार आ गया भैया, मैं वो शुद्ध पढ़ के कर देता, मैं तो एकदम लगा के आगे निकल जाता। और सही बात बताऊं, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है अशुद्ध और शुद्ध या यस और नो वाला, तो आदमी को ये अशुद्ध का ए नजर नहीं आता और यहाँ पे सीधे शुद्ध ही नजर आता है। उसके बाद और भी ऑप्शन शुद्ध के होंगे लेकिन वो नजर ही नहीं आते, उस पर नजर लगती है, वो टिक करके और आगे भाग जाता है। अब ऐसे खुश होकर आता है, ऐसे यूं पहला आज का एग्जाम तो मैंने फोड़ दिया, बाद में पता लगता है खुद फूटे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा। और ये शुद्ध अशुद्ध वाले को खास तौर पे मैं मार खाया हुआ हूँ इसकी। चलिए, तो निम्न में से कौन सा अशुद्ध है ये बताएंगे आप मुझे। भैया च की बात कर रहे हैं, च वर्ण है, तो च वर्ण कहाँ से बोला जाता है पहले तो ये बताओ। च वर्ण बोला जाता है तालु से, तो तालव्य, ये तो बिल्कुल सही बात हो गई, ये तो बिल्कुल सही बात हो गई। अब चेक करना है क्या च महाप्राण भी है? मैंने उच्चारण के सॉरी ये जब मैंने आपको बताए थे व्यंजन के भेद की, ये व्यंजन को किस किस तरह से बांटते हैं, तो मैंने 2 चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने अल्प प्राण और एक महाप्राण बताए थे ना। प्राण के आधार पर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और 5वां, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। वर्ग की बात करी थी ना, याद करो, जब हमने वर्ग ऐसे भी तो बंटवाए थे आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में कौन थे? कै, चे, टे, ते, ऐसे थे नहीं थे? ये वाले और पै, ये वाले पहला वर्ण, तो इसका पहला वर्ण अल्प। अच्छा, ये अल्प कैसे? जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना अ, आ, ई, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और
पांचवा ऊ, छठा बड़ा ऊ। तो पहला छोटा है, तीसरा छोटा है, पांचवा छोटा है, ऐसी था ना। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है कि जितने ऑड नंबर है वो सारे क्या थे, अल्प प्राण। जितने इवन नंबर थे वो क्या है, महाप्राण, यानी कि उनमें मात्रा या उनको लंबा बोला जाता है। तो अब च जो है वो किस में आता है, च च जल्दी बोला जाता है, च छ ज झ ऐसे ही बोले जाते हैं। तो किस में आ गया वो, क्या वो महाप्राण में आता है, नहीं भैया वो तो अल्प प्राण में आता है, तो गलत हो गया। तो अरे ले यार यही अशुद्ध हो गया, तो इसी पे लग गई, यही गलत है। बाकी आप देखो ख क्या है, दूसरे नंबर पे आता है, का खा दूसरे पे आता है, तो महाप्राण हो गया, बात सही होगी। अब कि कौन सी लिस्ट में आता है, कंठ वाली लिस्ट में आता है, तो ये कंठ भी हो गया, तो सही है। त क्या है, पहले नंबर पे आता है, तो अल्प प्राण हो गया। और क्या है, तय वाला कौन सा होता है, दंत, यानी कि दंत है, तो ये भी सही है। मैं की बात करते हैं, तो मैं कौन से नंबर पे आता है भैया, अपनी लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है। पांचवा नंबर यानी कि ओड नंबर, ओड नंबर। अच्छा ये तो ओष्ठ है और सगोश की बात कर रहा है, लो भैया। तो म तो कौन से वर्ग में आता है, म पा वाले वर्ग में आता है। कहाँ से बोले जाते हैं, ओंठ से बोले जाते हैं। जब ओंठ से बोले जाते हैं तो क्या होगा, ये ओष्ठे होगा, सीधी सी बात है। तो ये ओष्ठे वाला तो सही हो गया। अब बात आती है किसकी, सघोष की। तो सघोष में आपको याद करो जरा अच्छे से कि हमने आपको वहां पे सघोष और अघोष भी बताए थे। तो उसमें हमने क्या बताया था, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये तो क्या होते हैं, अघोष होते हैं भाई। ये पहला वर्ग ऐसे, ये कै च टे वाले, और खे खे छ ठ ठ ऐसे, ये वाला जो वर्ग होता है, यानी तो पहला और दूसरा जो वर्ग होते हैं ये तो क्या होते हैं आपके, अघोष होते हैं। और मतलब सॉरी, तीसरा, चौथा और पांचवा ये वाले जो वर्ग होते हैं ये क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। सघोष और अघोष में डिफरेंस क्या था, सघोष और अघोष में जो डिफरेंस था, एक में तो कंपन होता है और एक में कंपन नहीं होता। तो कंपन किस में होता है, अघोष में तो कंपन नहीं होता, सघोष में कंपन, तीसरे चौथे पांचवें में कंपन, स्वर्ण ध्वनियों का कंपन होता है, तो इसलिए ये सघोष होते हैं। तो ये वाला भी सही होता। तो जब मैंने इस क्वेश्चन की बात करी थी, अगर मैं इसमें मैं गलती करके आता कि भैया इसको देखता मैं यहाँ पे क्या अशुद्ध, अशुद्ध तो दिखाई देता, शुद्ध दिखाई देता, और आंख सीधे इसी पे जाती, और मैं कहता मैं तो ओष्ठे भी है, सघोष भी, इसी को लगाता और आगे निकल जाता। तो आप लोग ये गलती मत करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। भैया पहले तो ये बताओ अल्प प्राण कौन से होते हैं, जस्ट अभी अभी हमने करा, कौन कौन सा, एक तो ये होगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो टोटल मिला के 5 तो ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो कितने हो गए, 15। 15 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, लेकिन इतनी जल्दी मत करो भाई, इनके अलग अंत्यस्थ भी तो होते हैं हमारे, ये भी तो हमारे अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से हैं वो, या व र ला, तो 4 ये हो गए, 15 4 19 हो गए। यार 19 का तो ऑप्शन इसमें है नहीं, 19 के आसपास 20 है, क्या मैं 20 लगा दूं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हम 20 लगा दूं। भैया जाके वापस लेक्चर देखो, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक आपका इसमें, अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये जो ट ठ ड ढ आना ये होते हैं ना, ये जो होता है इसकी तरीके का एक वो भी तो होता है, अढ़ा, याद है। तो हमने शायद वहाँ पे जोड़ के बताया था कि ये वाला भी क्या होगा, अल्प प्राण में गिना जाएगा। तो एक ये हो गया, टोटल हो गए 20, और 20 का ही हमारे पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन लगा के भागे अपने घर को चले जाएंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे, हमारा काम पास होना है बस, और कुछ नहीं सोचना हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष, सघोष, अघोष, अघोष, सघोष, अघोष कौन से थे, जल्दी बताओ, पहला और दूसरा, ये दोनों क्या थे, अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता। और सघोष कौन कौन से थे, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवें वर्ग के सारे क्या थे, अघोष थे। तो ढूंढो इसमें है क्या कोई, जय च झ डे, तो भैया इनमें से अच्छा सॉरी अघोष पूछा, मैं सघोष चल रहा था ले भाई यही हो जाता गलत, देखा यही होता है जल्दी जल्दी में, और मेरा ही लिखा हुआ क्वेश्चन है। अघोष पूछा तो यानी कि पहला और दूसरे वर्ग का देखो जरा इसमें कौन सा है, तो पहले वर्ग का मुझे यहाँ पे दिख गया च, बाकी जय झ और डे, ये हाँ डे ही है, ये सब के सब क्या होते हैं,
तीसरे, चौथे और पांचवें में आते हैं। तो इसमें कौन है आंसर? च। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है, दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री तो हटा दीजिए, आए, आउ, ये सारे थे ना। चलो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो पहले तो ये, क्या ये दीर्घ है? नहीं, दीर्घ नहीं है। री, इसकी भी कहानी खत्म है। बचे दो ऑप्शन, एक ऊ और एक औ, यही दो ऑप्शन है। तो दोनों ही दीर्घ हैं, तो दीर्घ की बात यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि दीर्घ से हमने पहचान लिया हमारे दो हैं। बचा हमारा कंठ। कंठ, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? जब हम शुरू करते हैं तो आप याद करो, वहाँ पर आ, ई, फिर ओ, ओठ से बोले जा रहे थे उ, ओठ, ओठ की बात आई। लेकिन इनमें से तो कोई सा भी नहीं है, वो तो औ है, औ, याद करो औ। या ऊ किससे बोला जा रहा है? ओठ से। तो यहाँ पे ओठ वाला तो कोई नहीं है, तो कंठ के साथ ओठ है, तो कंठ के साथ ओठ। तो थोड़ा सा और नीचे चलो, तो यानी कि हमारे जो हमने यहाँ डिवीजन किया हुआ था ई, उ, ये सब एक साथ के थे। री यहाँ बीच में आ जाता था, याद करना। तो ये कौन सा था? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत है। ओठ, ओठ के बाद कौन आ गया? अब कंठ तालु पे भी नहीं आता, कंठ ओठ। कंठ ओठ पे कौन आएगा? यहाँ पे कंठ तालु पे कौन थे? ए। कंठ ओठ पे कौन थे? ओ और औ, यही थे ना दोनों। तो कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर, कंठ और ओष्ठ से मिलकर कौन सा बनेगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में कौन रह गए? ओ। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ये जो ऊ है ये हमारा किससे बोला जा रहा है? खाली ओष्ठ से। तो इसकी कहानी यहाँ पर खत्म। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि 50 क्वेश्चन ढूंढूंगा। तो मुझे आपको 50 क्वेश्चन कराने कम से कम एक चैप्टर के लिए। तो बाकी 25 हम, क्योंकि ये चैप्टर ये बहुत लंबा होता जा रहा है, तो हम इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है हमारी तरफ से, हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग हमारा सहयोग करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।